साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग आज फिर से उपस्थित हैं डिस्कशन करने के लिए, और ये ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज 1 है और इसके 60 सवाल हम लोग ऑलरेडी चर्चा में ले चुके हैं। साथियों मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ से काफ़ी हद तक मौका मिल जाएगा नई नई चीज़ों को सीखने का। तो चलिएगा 61 सवाल पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है नया। जनगणना 2011 के अनुसार मात्र नगर निगम की जनसंख्या के अनुसार, तो आपको ध्यान में ये रखना है, सवाल को घुमा करके दिया गया है कि मात्र नगर निगम को काउंट करना है, सभी को नहीं, सारे शहरों को नहीं, के अनुसार उत्तर प्रदेश के महानगरों का सही क्रम क्या है। तो देखिएगा इस प्रकार के सवाल आप चाहे कितने ही कर लीजिएगा किताबों से, वो नहीं कर सकते आप लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनता है डी। तो इनको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ही ये सवाल याद कर लेने होंगे और समझना होगा, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2018 रिवीजन रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो ये भी एक सवाल है, 2018 की रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है आपका भूटान। तो भूटान सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अलग अलग रिपोर्ट है, तो उसी के हिसाब से सवालों के आंसर भी निर्धारित होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो आपको पता है कि पहले तो बिहार ही है और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन के हिसाब से भी निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे तो इनको मैं बाद में भी करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग साथ साथ इसको करते रहिएगा। तो राइट आंसर इज बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। साथी क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे यहां देखिएगा सवाल नंबर 65। भारत का देशांतरीय विस्तार उसके अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है। और दूसरा, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये तो आपको वैसे भी पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट, भारत का देशांतरीय विस्तार उसके अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें तो आपको एक चीज दिखने वाली यहाँ पे ये है कि भारत का जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग बराबर है, इक्वल है। और अगर नॉर्मली आप लोग लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो अंतर आता है। तो लगभग 29 डिग्री 29 डिग्री के आसपास ये विस्तार है। आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। तो जब देखेंगे तो लगभग 29 डिग्री का विस्तार है दोनों की साइड में, और ये लगभग इक्वल है। तो ये कहना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, ये सही है। तो कहने का मतलब है राइट आंसर इज बी। तो मेरी बात को समझ के, वैसे विस्तार है, अगर आप भारत की लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो उसमें अंतर है, लेकिन ये बात है देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की। अगर नहीं समझ में आता है तो बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। पोर्ट ब्लेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला मिलाने के लिए दिया है इन्होंने, दक्षिण अंडमान, बिल्कुल सही बात है। जो राजधानी है वो साउथ अंडमान पे स्थित है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। इंदिरा पॉइंट, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रेट निकोबार पे है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण का पॉइंट है, तो वहां पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर पहला जो दूसरा सवाल है ये नहीं है। बैरन आइलैंड
मध्य अंडमान का पूर्वी भाग है, ये सही है। तो इसलिए पहला और तीसरा यानी कि आंसर इज 1 एंड 3, यानी कि आंसर है डी आपका। इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं। अब जैसे पोर्ट ब्लेयर, आप कहने के लिए तो सीधे राजधानी पूछी है, लेकिन सवाल को बड़े हिसाब से, क्योंकि अंडमान 4 हिस्सों में बांटा गया है, निकोबार को 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो उस हिसाब से क्रम लगाना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आपको पता है कि सबसे पहले नीलगिरी 4, उसके बाद आपकी अन्नामलाई 1, फिर कार्डमम और फिर नागरकोइल। तो ये है क्रम। तो ये अगर मैपिंग का सवाल आपने किया है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर 4132। दक्षिण भारत की सारी चोटियां हैं और वहां आप लोग देख सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। धुआंधार मध्य प्रदेश में जलप्रपात है और नर्मदा नदी पर स्थित है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 69 सवाल, राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति या संसद द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। अगर उसमें संसद की सहमति मिली हुई है तो वो कानून आगे तक बना रह सकता है। तो ऐसे नहीं है कि उसको खत्म कर दिया जाए। तो पहला स्टेटमेंट असत्य है, गलत है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देता है, ये बात सही है। तो इसलिए राइट आंसर है बी। ये बात उस दिन भी आई थी, क्योंकि जो मंत्री परिषद है उसको भंग किया जाता है राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 70। उपराष्ट्रपति के लिए अर्हताएं देखते हैं। तो पहले ही आप मोटा मोटा देख सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 35 साल की आयु चाहिए कम से कम, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। तो करने को तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर तो आपका यहीं से मिल गया, लेकिन फिर भी ये पढ़ लेने जरूरी है। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता हो, बिल्कुल सही बात है, और लाभ के पद पर ना हो। तो राइट आंसर इज बी एंड सी। अगला सवाल देखिएगा, इंपोर्टेंट 87 का विषय क्या है? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जब पहली लोकसभा आती है तब भी और नए साल में भी सबसे पहले विशेष संबोधन देता है। 98 में क्या है? संसद का सचिवालय है। 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार है और 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो जो नए आर्टिकल आपको मिल पा रहे हैं, ये आर्टिकल आप लोग ऐड करते जाइएगा, इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 2, 1, 4, 3, तो आप आंसर देख सकते हैं बी, 2, 1, 4, 3। चलिएगा फिर चलते हैं सवाल नंबर 72 पर। यहाँ से आपके आर्टिकल अच्छे हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें भी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। और समाजवादी के साथ साथ आप देखेंगे कौन कौन सा? पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो इस तरीके से 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलिएगा अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है 73। आप बताएंगे कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की संख्या इस समय वर्तमान में कितनी है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य की बात हो चुकी है, यानी कि वो अब टूट करके 2 केंद्र शासित राज्यों में बढ़ चुका है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। नेक्स्ट, शून्यकाल किसको कहा जाता है? तो आपको ये बात हम पहले भी लेकर के चल चुके थे। संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय नहीं, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाती है संसद की, तो 11 से 12 रहेगा ये, और ये 12 से शुरू होता है 1 बजे तक। ठीक है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है वो आपका शून्यकाल होता है, और ये
भारत की ही देन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। जो व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है वह कहलाता है। तो ये तो सीधी पहचान है, उसको हैकर कहा जाता है और वो एक प्रकार का हैकर होता है और कंप्यूटर को हैक करता है। नेक्स्ट सवाल 76। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो आर्टिकल नंबर 51। तो ये बड़ा स्पष्ट और क्लियर है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कामना करता है। और हाँ, एक काम और करना है आपको, आर्टिकल नंबर 51 तक, बल्कि 51A तक आपको सारे आर्टिकल बिल्कुल लगातार याद करने हैं, कंठस्थ याद करने हैं। जो नागरिकता के तो छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, वो सब इसमें आपकी याद होने चाहिए A to Z। नेक्स्ट, संसदीय प्रक्रिया में अंतर प्रदन या जिसे इंटरपेलेशन कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। अब देखिएगा, आप इस प्रकार के सवाल आप कहाँ से किसी बुक से ले सकते हैं, तो ये आपको केवल यहीं से मिलेगा। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करने के लिए जो संसद प्रक्रिया निर्धारित है उसे इंटरपेलेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है और बस मेरे साथ आप लोग इसको करते रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही सारी याद है, सब कुछ याद है, लेकिन मिलकर के याद करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सवाल 78। निम्नलिखित में से किस देश में कच्चे तेल का संचित भंडार सर्वाधिक है। तो स्टेटमेंट सीधा सीधा है, तो इसलिए आंसर भी सीधा सीधा, वेनेजुएला। इस प्रकार के सवाल, जैसे भारत में कोयला उत्पादन के शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो अभी लेटेस्ट चीज तो मैंने भी याद नहीं की है, तो मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। तो मुझे अभी गारंटी के साथ नहीं कंफर्म कि जो लेटेस्ट आंकड़े बदले हैं यार, अभी वही के वही हैं, जैसे मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 80 नंबर सवाल पे आइएगा आप लोग, और इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चीजें क्या करनी है। अब जैसे ये इस प्रकार का सवाल है, अब कैसे कोई व्यक्ति सवाल को करेगा, आप सोच करके देखिएगा। इतनी सारी योजनाएं पता नहीं चल पाती, फिर भी चलो मैं यहाँ से आपका लिखवा देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, तो ये 2019 की है योजना, मई 2019। लिखते रहिएगा इसको, प्रधानमंत्री जीवन योजना फैब 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी फरवरी 2019। अगर फरवरी दोनों आ गई हैं तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान ये 24 और ये 28। प्रधानमंत्री संपन्न योजना, ये दिसंबर 2018। तो इस प्रकार की देखिएगा आप कितनी समस्याएं हैं कि हम सवाल को सीधे सीधे नहीं कर सकते। चलिएगा फिर भी लगा लीजिएगा। तो पहले नंबर पे 4, उसके बाद आप देखेंगे कि 2, 4, 3, उसके बाद 2 और फिर 1, यानी कि आंसर है 80 का बी। तो इस तरीके से गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो उत्तर प्रदेश का इतिहास तो बड़े आसानी से गोमती है, और यहाँ पर एक झील है फुलहर, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से ये निकलती है और प्लेन से आने वाली यही एकमात्र नदी है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की समृद्धि में सहायक है। पारितंत्र की उत्पादकता, बिल्कुल उत्पादकता नहीं होगी तो बायोडाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है। पारितंत्र की आयु, ये किसी भी प्रक्रिया के लंबे चलने के लिए है, और मध्य व्यवधान ये भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, वो कुछ नहीं, लेकिन याद करना है। अगर आपके 2 ऑप्शन भी सही हो जा रहे हैं, 2 ऑप्शन कंफर्म है, तो तीसरे पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप डी मारिएगा, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से फिर बचता ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में सॉल्व करते हुए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये ऐसे का ऐसे ही याद करना पड़ेगा।
और ऐसे ही करना होता है। तो ये दिसंबर 2002 को, तो 83 का आंसर है ए। डेट भी याद कर लीजिएगा, 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट, धरती पर CO2 केवल गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करती है। केवल गलत बना रहा है क्योंकि CO2 दोनों ही चीजों के लिए आवश्यक है। तो ये केवल हानिकारक ही प्रभाव नहीं, अच्छा खासा जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं वो भी फैलाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और दूसरा, यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, बिल्कुल सही बात है। तो ए तो गलत है और आर सही है, यहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है। तो आर्द्र भूमियों से, तो आर्द्र भूमि बहुत सारी हैं और मीथेन का सबसे ज्यादा रोल वहीं से पैदा होता है। नेक्स्ट, अगला है मिलाने के लिए, और हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, रेंडियर झील नॉट इन अमेरिका, ये है कनाडा में। रेंडियर झील है कनाडा में, मैपिंग आप देख सकते हैं। 5 फ्लावर झील चाइना में है, तो राइट आंसर है सी। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोत निर्माण हेतु प्रसिद्ध नहीं है? तो एक आप छोड़ दीजिएगा, वूपरताल। तो एक्चुअल में ये जर्मनी में है। ठीक, ये जर्मनी में है और प्रसिद्ध है ऊन उत्पादन के लिए, या ऊनी वस्त्र जो भी आप कहना चाहें। और बाकी जो दिख रहे हैं लेनिनग्राद, फिलाडेल्फिया और ग्लासगो, ये आपके पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं वर्ड मैपिंग में आपका सारा कुछ करा दूंगा, फिलहाल तो आप लोग यहाँ से यही देखिएगा। मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है कि हर बॉडी के ब्लड में एक एंटीजन होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, और इसी की वजह से मनुष्य के ब्लड में अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग भिन्नता मिलती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो दैट इज लीवर। लीवर में हमारे ये प्रोटीन जनरेट होती है और ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट और लास्ट, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ये नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज का। तो ये अक्टूबर 2015 में, याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा नीति अक्टूबर 2015 में। तो आज के 30 सवाल कंप्लीट, और नई वीडियो के साथ या कल के जो बचे हुए सवाल हैं उनको मैं फिर लेकर के कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।